जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेद सिरा त्रिवेदी और आज हम लोग अपने कॉन्सेप्ट्स के सेशन को पूरा करने के बाद आज से जो हमारा सेशन शुरू हो रहा है वो है लेखांकन की परंपराओं का। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे लेखांकन की परंपराएं कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग। परंपराओं के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सिद्धांत और परंपराएं क्या होती हैं। तो अब हम लोग को ये जानना है कि आखिर ये परंपराएं कौन कौन सी होती हैं। मैं आपको पहले ही अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में परंपराओं के बता चुका हूं कि 4 परंपराएं हैं और मैं आपको इन 4 परंपराओं से रिलेटेड 2 वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। एक वीडियो में 2 कन्वेंशंस होंगी। तो आज हमें पहले नंबर पर जिसे पढ़ना है वो है एकरूपता की परंपरा। एकरूपता की परंपरा, इंग्लिश में इसको कहते हैं कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। ठीक है ना। एकरूपता की परंपरा, ये कौन सी एकरूपता की बात कर रहा है भैया मेरे? ये परंपरा जो है ये क्या कह रही है कि जितने भी व्यवसाय हैं, व्यवसाय 2 तरीके के, वो पहले ही ध्यान में रखिएगा, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, व्यापारिक संस्थान, गैर व्यापारिक संस्थान। तो ये व्यापारिक संस्थान के बारे में बात करता है। ये क्या कहता है कि जितने भी व्यापारिक संस्थान हैं उनमें जितने भी व्यवहार होते हैं उनको लिखने के निश्चित नियम होने चाहिए और उसी के अनुरूप उनका लेखांकन होना चाहिए। क्यों ऐसा कह रहा है ये? ताकि उन सभी व्यवसायों के लेखांकन का, वित्तीय विवरणों का आसानी के साथ में तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके। ये जो तुलनीयता है ये कहाँ से आती है? एकरूपता के आधार पर आती है। यदि एकरूपता नहीं है तो तुलनात्मक अध्ययन हो ही नहीं सकता है। तो ये क्या बताती है कि जितने भी व्यावसायिक व्यवहार हैं उन सबको एक जैसे लिखा जाए। बस यही एकरूपता की परंपरा है। इसमें कोहलर ने 3 तरीके की परंपरा बताई है। किसने? कोहलर। इन्होंने 3 तरीके की इस परंपरा को तोड़ दिया है। किस एकरूपता की परंपरा को? कौन कौन सी? नंबर 1 पर उन्होंने कहा लंबवत एकरूपता। नंबर 2 पर उन्होंने कहा क्षैतिज एकरूपता और नंबर 3 पर त्रिकोणीय परंपरा। इंग्लिश में इसको कहेंगे वर्टिकल। ठीक है ना, वर्टिकल कंसिस्टेंसी। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंसिस्टेंसी। इसको कहते हैं थर्ड डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, त्रिकोणीय एकरूपता। अब ये क्या है इसको समझिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बनेगा एग्जाम में। अगर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन उठाया जाए तो यहां से क्वेश्चन उठाया जा सकता है। क्या ये लंबवत क्या बताता है भाई? एकरूपता, लंबवत एकरूपता का मतलब है कि ऐसा व्यवहार जो एक ही व्यवहार एक से अधिक खातों को प्रभावित करता है, उनको कैसे लिखा जाए, उनको कैसे समझने योग्य बनाया जाए। तो अगर इनकी बात हो रही है तो वहां पर लंबवत एकरूपता होती है। जैसे अगर डेप्रिसिएशन की बात करी जाए, जिसको ह्रास कहते हैं हिंदी में, डेप्रिसिएशन, तो ये कैसे चलेगा? डेप्रिसिएशन आएगा तो इनकम को इफेक्ट करेगा। इनकम कहाँ की? पीएल अकाउंट में लिखा जाता है ना, डेबिट में। पीएल अकाउंट के डेबिट में इसको लिखा जाएगा। तो पीएल अकाउंट के डेबिट में जितने भी व्यवहार लिखे जाते हैं वो इनकम को प्रभावित कर देते हैं। और फिर ये डेप्रिसिएशन उठ करके कहाँ चला जाएगा? इतने पे रुकेगा थोड़े, फिर ये चला जाएगा एसेट साइड में। एसेट साइड मतलब बैलेंस शीट। जब बैलेंस शीट बनेगी तो वहाँ एसेट्स में चला जाएगा, तो एसेट्स को भी प्रभावित करेगा, है ना। तो देखो ये एक ही डेप्रिसिएशन है,
यहां पर इनकम को प्रभावित कर रहा है और यहां पर बैलेंस शीट को प्रभावित कर रहा है, एसेट्स को प्रभावित कर रहा है। यहां पीएल के डेबिट में लिखा जाता है और यहां एसेट्स से इसे लेस करके दिखाया जाता है। ये क्या है? एक रूपता है। और डेप्रिसिएशन चार्ज करने के अलग अलग तमाम सारे मेथड हैं, वो जब मैं आपको डेप्रिसिएशन पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा, बहुत ही इसे स्पष्ट करते हुए। ठीक, तो जहां पर देखिए लंबवत एक रूपता क्या है? जहां पर कोई व्यवहार एक से अधिक व्यवहारों को प्रभावित कर रहा है, ठीक, तो उसको लिखने के लिए जो एक रूपता है वो क्या है? लंबवत एक रूपता है, वर्टिकल कंसिस्टेंसी, वर्टिकल कंसिस्टेंसी है। ठीक है, बात क्लियर है? चलिए और आगे चलते हैं। क्षैतिज क्या है? भैया ये जो व्यवहार हो रहे हैं व्यवसाय में, तो जहां पर ईयर टू ईयर, वर्षानुवर्ष में व्यवहारों की तुलनीयता करने के लिए जो एक रूपता का प्रारूप दिया है कोहलर ने, उसको क्या कहा गया है? क्षैतिज एक रूपता कही गई है। वो नहीं, क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा डिटेल में बताइए ना, इतना शॉर्ट मत बताइए। चलिए सुनिए, फिर से सुनिए, बताता हूं। होता क्या है, जब अगर डिसीजन लेना है, कैसे डिसीजन आएगा? पिछले वर्ष क्या किया था, तो क्या हुआ था व्यवसाय में, ये जानने के लिए पिछले वर्ष के भी व्यवहार आपके पास होने चाहिए और चालू वर्ष के भी व्यवहार आपके पास होने चाहिए। होता क्या है, एक होता है बेस ईयर, यहां पे लिखता हूं, एक होता है बेस ईयर और एक होता है करंट ईयर। ये होता है आधार वर्ष और ये होता है चालू वर्ष। जब कोई डिसीजन लिए जाते हैं तो कैसे लिए जाएंगे भाई? कुछ अकाउंटिंग होगी आपके पास, कुछ लेखांकन होगा, कुछ तथ्य होंगे आपके पास, उन्हीं तथ्यों के आधार पर ही तो आप फ्यूचर के लिए डिसीजन लेंगे। और फिर जब डिसीजन लेंगे उस पर जो काम होगा तो फिर से उसकी अकाउंटिंग होगी। वो अकाउंटिंग कहां होगी? करंट ईयर में होगी। अब आप ये देखना चाहेंगे इन दोनों की तुलना करके कि जो पिछले साल हुआ था और जो इस साल हुआ है, मेरे डिसीजंस के आधार पर इसमें मैंने जो सोचा था उसके कितना नजदीक पहुंचे हम, व्यवसाय कितना सफल रहा। ये जानने के लिए क्या करेंगे? एक वर्ष का दूसरे वर्ष के साथ में तुलना करी जाएगी। इस वर्ष के व्यवहारों की तुलना इस वर्ष के व्यवहारों के साथ करी जाए तो ये पता चल जाएगा कि पिछले वर्ष क्या हुआ था और इस वर्ष क्या हुआ, और जो हमने सोचा था, जो मैनेजमेंट के द्वारा डिसीजन लिए गए थे, वो कितने सटीक हैं। तो वर्ष से वर्ष, इसी को कहते हैं वर्षानुवर्ष। तुलनीयता के लिए जो क्रम दिया है कोहलर ने, उसको क्या कहते हैं? क्षैतिज एक रूपता कही जाती है वो। चलिए ये तो हो गया। आप त्रिकोणीय एक रूपता बताइए। अरे भैया ये व्यवसाय, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं व्यवसाय का, यहाँ पर एक वस्तु का एक उत्पादक नहीं है, एक वस्तु के हजारों उत्पादक हैं और हजारों विक्रेता हैं। तो यहाँ सिर्फ अपने आप को नहीं देखना है, यहाँ सामने वाले को भी देखना है। अपने प्रतिस्पर्धी पर भी उतना ही ध्यान देना है जितना अपने आप पर ध्यान देना है, क्योंकि अगर उस पर ध्यान नहीं दिया तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। ये तो व्यवसाय के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। विनियोग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें कि हमें कहीं विनियोग करना है तो आप क्या करेंगे? सीधे जाकर के कहीं पैसा आपके पास बहुत ज़्यादा है वहाँ डाल देंगे? नहीं, पहले मार्केट रिसर्च करते हैं, कौन सी मार्केट में पैसा लगाया जाए। ठीक है ना, बहुत सारे आपके पास बहुत सारे विकल्प होंगे ना, कहाँ कहाँ पैसा लगा सकते हैं। ठीक, शेयर मार्केट में लगा सकते हैं, रियल एस्टेट में लगा सकते हैं, ठीक, बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे आप? ये तमाम सारे विकल्प तो हैं आपके पास। तो क्या करते हैं, जहां आपको सुरक्षा सबसे ज़्यादा दिखती है, वैसे मैं तो व्यापार की बात कर रहा हूं तो व्यापार की ही बात करें, कि व्यापार में अगर एक विनियोजक के तौर पे देखें तो कहाँ पैसा लगाएंगे? जो व्यापार बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा होगा। अब ये प्रॉफिट जानेंगे कैसे कि कौन सा व्यापार कितना प्रॉफिट कमा रहा है? तो क्या करें, एक व्यापार का दूसरे व्यापार के साथ तुलना कर लीजिए। एक व्यापार का दूसरे व्यापार के साथ तुलना करना त्रिकोणीय एकरूपता होती है। जहां एक व्यापार का दूसरे व्यापार के साथ में तुलना की जाए तो इस एकरूपता को क्या कहते हैं? त्रिकोणीय एकरूपता होती है ये। ठीक है,
इस बिजनेस से इस बिजनेस से इस बिजनेस, इस बिजनेस से इस बिजनेस, इस बिजनेस से इस बिजनेस, ऐसे ये चल सकती है, किसी भी क्रम में ये चल सकती है। ठीक, ये त्रिकोणीय एकरूपता होती है। तो कोहलर ने 3 तरीके की एकरूपता बताई है, लंबवत, क्षैतिज और त्रिकोणीय। फिलहाल आपको याद क्या रखना है, वो चीज देखिए जो महत्वपूर्ण है। क्या, जब एक ही व्यवहार 2 खातों को प्रभावित कर दे तो उसके लिए कैसे नियम, बहुत ही सटीक नियम होने चाहिए, और उन नियमों को क्या कहा गया, लंबवत एकरूपता कही गई। फिर यहां क्या कहा गया, एक ही व्यवसाय के एक ही सिद्धांत पर बनाए गए खातों की वर्ष से वर्ष की तुलना, क्या, वर्ष से वर्ष की तुलना, 2011 से 12 की तुलना, 12 की 13 से तुलना, 13 की 14 से तुलना, 14 की 15 से तुलना, ये क्या है, वर्षानुवर्ष तुलना जा रही है। तो उसको क्या कहते हैं, क्षैतिज एकरूपता कहते हैं। ठीक, एक ही व्यवसाय की, ध्यान दीजिए, एक ही व्यवसाय की एक ही सिद्धांत पर किए गए लेखांकन के आधार पर तुलना, ठीक, क्षैतिज। और जब एक व्यापार का दूसरे व्यापार के साथ तुलना किया जाए तो इसको क्या कहते हैं, त्रिकोणीय एकरूपता कहते हैं। 3 तरीके की एकरूपता जो कोहलर ने बताई है। एकरूपता आप समझ चुके होंगे, उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। एकरूपता का मतलब है कि व्यवसाय में जितने भी व्यवहार किए जा रहे हैं उनको सिर्फ एक ही तरीके से लिखा जाए ताकि उन्हें बहुत आसानी के साथ में समझा जा सके। बस यही है एकरूपता की परंपरा। उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे साझा भी करें। ओके, चलिए अब हम लोग दूसरे नंबर पर देखते हैं। दूसरे नंबर पर जो परंपरा है हमारी उसको कहते हैं रूढ़िवादिता की परंपरा। इंग्लिश में इसको कहते हैं कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन। रूढ़िवादिता क्या होती है? रूढ़िवादिता क्या होती है? जहां पर नए विचारों को स्वीकार न किया जाए, नए विचार या नए नियम, नए सिद्धांत, कुछ भी कह लीजिए, जिनको स्वीकार न किया जाए, जो पुराने ढर्रे पर जिस पे चल रहे थे बस उसी पे चलेंगे, ऐसी कसम खा लें, तो उसको कहते हैं रूढ़िवादी। यही है रूढ़िवादिता। ठीक, तो ये कसम तो नहीं खाती, खैर ये तो हमने बताया था, ये वो परंपराएं हैं जो नुकसान नहीं करती, इनको अगर फॉलो करेंगे तो ये फायदा ही करेंगी, नुकसान नहीं करेंगी। ठीक, चलिए रूढ़िवादिता की परंपरा क्या बताती है, 2 टूक में सुनिएगा। रूढ़िवादिता की परंपरा कहती है सभी व्ययों के लिए आयोजन कर लीजिए, सभी व्यय और हानियों के लिए आयोजन कर लीजिए, लेकिन लाभों की प्रत्याशा मत कीजिए। क्या समझ आ गया? सभी व्यय और हानियों के लिए आयोजन कर लीजिए, लेकिन लाभों की प्रत्याशा मत कीजिए। जो भी खर्च आपको लगता है कि भविष्य में मेरा ये खर्च होगा, उसके लिए आयोजन कर लीजिए, पैसा बचा के रखिए। आपको लगता है ये नुकसान हो सकता है, पैसा बचा के रख लीजिए। लेकिन आपको लगता है प्रॉफिट हो जाएगा, उसके लिए मत सोचिए, इस पर मत काम करिए। तो ये परंपरा एक ऐसे नहीं आ गई, पहले ये परंपरा नहीं थी। जब पहले परंपरा नहीं थी तो अकाउंटेंट क्या करते थे, लेखा शास्त्री, लेखापालक क्या करते थे, प्रॉफिट के लिए उन्होंने आयोजन कर लिया। अच्छा, सपोज दैट उन प्रोविजन फॉर प्रॉफिट, $10,000 का प्रॉफिट उन्होंने सोच लिया कि हमको मिलेगा। किसी ने सोच लिया व्यापार में कि 10,000 का प्रॉफिट हमको होगा। ठीक, अब क्या हुआ, जब अकाउंटिंग क्लोज हुई तो ये 10,000 नहीं मिले। इन फ्यूचर होगा ऐसा मैंने सोचा था, नहीं हुआ। ठीक, अब जब ये मैंने सोचा था कि होगा और मैंने इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख लिया था, तो प्रॉफिट अनएक्सपेक्टेड मेरा 10,000 से बढ़ गया, जबकि वास्तव में प्रॉफिट हमको हुआ नहीं। तो ऐसी सिचुएशन अगर आएगी तो क्या होगा, व्यवसाय की स्थिति दिखेगी बहुत अच्छी, लेकिन होगी नहीं वैसी, अंदर से खोखला होगा। तो व्यवसाय अंदर से खोखला न होने पाए, उसकी जो वास्तविक स्थिति है वैसी ही दिखे और इन फ्यूचर उसे नुकसान न होने पाए। आप 10,000 का प्रॉफिट मानकर अगर 8,000 खर्च कर चुके हैं तो मान लो ये 8,000 ही गए, लेकिन ये कहां से लाओगे आप, कहां से लाओगे बताओ? कोई है विकल्प जहां से ये 8,000 आ जाएं? इस 10,000 वाले 8,000 आ जाएं, बाकी तो 8 नहीं 80 लाख आ जाएंगे।
ठीक, लेकिन ये 8,000 इस 10,000 में से आ जाए, ऐसा कुछ विकल्प बताइए, नहीं हो सकता ना। तो इस वजह से क्या कहा कि सभी व्यय और हानियों के लिए तो प्रोविजन कर लीजिए, लेकिन लाभों की प्रत्याशा मत कीजिए। तो जब लोग ऐसा करते आए थे, बाद में उसके दुष्परिणाम सामने आए, तब ये परंपरा बना ली सभी लेखा शास्त्रियों ने। क्या कहा कि अब व्यय और हानियों के लिए आयोजन करेंगे, लेकिन लाभों के लिए आयोजन नहीं करेंगे। देखिए, कसम मत खाइएगा, ऐसा करके कसम मत खा लीजिएगा कि नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, हम करेंगे ही नहीं। ऐसा किया ही नहीं जाएगा। केवल व्यय और हानियों के लिए आयोजन करेंगे, लाभों पर ध्यान नहीं देंगे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो भी नुकसान है। इसका क्या नुकसान है? तो भैया यहाँ पर जो है ना, गुप्त संचय इनका जन्म हो जाएगा। जैसे मान लो आपको 20,000 रुपये का प्रॉफिट होने वाला है इन फ्यूचर, कहीं से आपको 20,000 का प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन ये से परंपरा क्या कहती है, इस पर ध्यान ही ना दो। ध्यान ना देने का मतलब है इसकी अकाउंटिंग ना करो। ध्यान ना देने का मतलब कुछ और थोड़ा है, यही है कि अकाउंटिंग ना करो। अच्छा, अकाउंटिंग नहीं करी मतलब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको कहीं नहीं लिखा, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये 20,000 रुपये हमको मिल गया। ठीक, तो इसको तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं था। जब इसको मैंने कहीं लिखा ही नहीं था तो 20,000 कैश आया और वो मेरी एसेट्स में दिखेगा नहीं, तो क्या होगा, एसेट्स मेरी कम हो जाएंगी, लायबिलिटी मेरी ज्यादा हो जाएगी, और एसेट्स के कम होने, लायबिलिटी के ज्यादा हो जाने पर सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो जाता है, गुप्त संचय बन जाता है। तो ये भी समाज के लिए नुकसानदायक है। व्यवसाय 20,000 रुपये कमा के रख लेगा और फिर ये जाएगा कहाँ? जो उसके मालिक हैं उनके पास जाएगा, ब्लैक मनी यहाँ पर जनरेट हो जाएगी, क्योंकि इसकी जब कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं है तो इस पर टैक्स भी नहीं दिया जाएगा। तो गवर्नमेंट का भी नुकसान, और गवर्नमेंट का ही नहीं फिर समाज का भी नुकसान, तो बहुत सारे लोगों का नुकसान होने लगेगा। इस वजह से कसम नहीं खाया गया है। ठीक है, कोशिश करी जाएगी कि प्रॉफिट के लिए आयोजन कम से कम किए जाएं, ना के बराबर, और जब किए जाएं तो उनमें बिल्कुल जब सटीकता आ जाए, एकदम निश्चिंत, उसमें निश्चित हो जाए कि हाँ ये मिलने वाला है, मिलेगा ही मिलेगा, तभी लिखा जाए, नहीं तो ना लिखा जाए। इसी के आधार पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किस मूल्य पर किया जाता है? मूल्य पर किया जाता है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ध्यान देना, वित्तीय लेखों में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स का मूल्यांकन किस मूल्य पर किया जाता है? तो भैया फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन कॉस्ट और इनवॉइस विच एवर इज लेस, लागत या बाजार मूल्य दोनों में जो कम हो उस पर किया जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है? मान लो अगर बाजार मूल्य ज्यादा है, तुम्हारे पास में 1,00,000 रुपए का स्टॉक रखा हुआ है, इसकी कॉस्ट है ये, ठीक, लेकिन इसका मार्केट प्राइस जो है, मार्केट प्राइस वो कितना है, वो इस समय चल रहा है 2,00,000 रुपया। ठीक, तो कितना लिखोगे, तो कितने का स्टॉक लिखना चाहिए बुक्स में, इतने का लिखो। यही देखो ना, अगर 2,00,000 लिखोगे तो 1,00,000 तो अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ जाएगा, और बाद में ये 2,00,000 का नहीं बिका, मार्केट फिर से नीचे चली गई, तो वो 1,00,000 कहाँ लेके चले जाओगे? इसलिए क्या लिखो, 1,00,000 लिखो। अच्छा, इसके जस्ट अपोजिट अगर कॉस्ट भैया मेरे कितनी हो, 80,000 हो, और मार्केट उसकी कितनी हो, 60,000 हो, तो अब किस पर लिखा जाए उसको? तो कोई बात नहीं है, तो फिर 60,000 लिख लो, 80,000 मत लिखो। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस विच एवर इज लेस, लागत मूल्य और बाजार मूल्य दोनों में जो कम है उसी मूल्य पर उसका लेखांकन करिए। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती है, प्रॉफिट ना आने पाए उसमें, इस पर काम करती है कौन? रूढ़िवादिता की परंपरा। बात क्लियर हो रही है ना, एकदम स्पष्ट हो रहा है, ये बता रही है आपको, ये ध्यान रखना। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में ये नहीं चलता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन ऑलवेज विदाउट एनी क्लियर इंफॉर्मेशन कहां पर किया जाता है? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर किया जाता है। ये फाइनेंस का रूल है।
कॉस्ट अकाउंटिंग में जब कोई स्पष्ट निर्देश ना दिया जाता है तो फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन कहाँ किया जाता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर किया जाता है। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में किस मूल्य पर किया जाता है? तो फिर कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस व्हिचएवर इज लेस, लागत मूल्य या बाजार मूल्य दोनों में जो कम होगा उसी पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। बात क्लियर है? एकदम सिद्धांतों पर खरी उतरती है ना। चलो एक और उदाहरण दे देते हैं आपको। ठीक, क्या? जैसे मान लो किसी भी कंपनी के पास में डेटर्स और क्रेडिटर्स, ये दो चीजें हैं। डेटर क्रेडिटर तो जानते ही होंगे। ये हैं 5 लाख के और ये हैं 6 लाख के। अब 2 पॉइंट लिखे हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। ये 2 चीजें लिखी हैं, ठीक है ना। तो एक क्या लिखा है? प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, और दूसरी जगह सेम चीज यही लिखी है ऑन क्रेडिटर्स। ठीक, अब डेटर्स कौन है? जिन्होंने हमसे माल खरीदा है वो क्या हुए? डेटर्स हुए। अब मेरी ये सोच है कि जब मेरा डेटर मुझे पेमेंट करेगा तो उसे मैं 2% की छूट दूंगा। वैसे निश्चित टाइम होता है, निश्चित टाइम में पेमेंट करने पर छूट देते हैं। तो मेरी अपनी ये सोच है, अगर मेरे देनदार ने मुझे 1 महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर दिया तो मैं उसे 2% की छूट दे दूंगा। तो ये मेरी सोच है। ठीक, तो 5 लाख का 2% कितना हुआ भैया मेरे? 2 जीरो हटा दीजिए, 10,000। ठीक, 10,000 रुपये हम दे देंगे। क्लियर? अब हमने ये भी सोच लिया कि जब मैं अपने लेनदारों को पेमेंट करूंगा, लेनदार जिनसे मैंने माल खरीदा है वो लेनदार हो गए, तो जिनसे मैंने माल खरीदा है जब उनको मैं पेमेंट करूंगा तो वो लोग भी मुझे 2% की छूट दे देंगे। अब ये 6 लाख का 2% कितना हुआ? 12,000 रुपये। ठीक, तो देखो ये तो मेरी अपनी सोच है, मैं जानता हूं मैं क्या करूंगा, तो मैं ठीक है मैंने लिख लिया, ये तो करिए। ये क्या कह रही है परंपरा? ये आपने किया, आपको करना है, आप करिए। लेकिन ये लोग आपको छूट देंगे ये आपको कैसे पता है? ये तो नहीं पता है ना। तो जब तक इनके साथ में कोई रिटर्न एग्रीमेंट ना हो जाए तब तक इसको मत लिखिए। अगर कोई रिटर्न एग्रीमेंट है कि 1 महीने के अंदर पेमेंट करोगे तो हम आपको 2% की छूट देंगे, फिर आप लिख लीजिए इसको। लेकिन जब तक इन्होंने इस बात का लिखित आश्वासन नहीं दे दिया है कि ये आपको छूट देंगे, तब तक ये 12,000 मत लिखिए। नहीं तो तुमने अगर लिख लिया ये 12,000 और बाद में जब इनको पेमेंट करने पहुंचे, ठीक है ना, 5,88,000 रुपये दोगे, ये कहेंगे अब ये नहीं बनेगा, पूरे 6 लाख दो। हम कह रहे नहीं 12,000 तो आप डिस्काउंट दोगे क्योंकि हम अपने कस्टमर को 2% डिस्काउंट देते हैं। ये कह रहे तुम देते होगे, हम नहीं देते। अब वहां पे हम देख रहे हैं इनके मुंह की तरफ, क्यों नहीं देंगे भाई, क्यों नहीं देंगे? मैं तो देता हूं। अरे तुम देते होगे, ये नहीं दे रहे हैं, तो जास्ती थोड़े कर सकते हो। और यहां पर फिर क्या होगा? ये 12,000 रुपये आप लॉस में चले जाओगे। बस ये कहती है ये परंपरा कि भैया मेरे जो एक्सपेंस आपको करने हैं उनके लिए आप प्रोविजन करते रहिए, नो प्रॉब्लम। ये जो प्रॉफिट आपको होने वाला है ये तो प्रॉफिट हो जाएगा, इसके लिए सोच के मत चलिए कि प्रॉफिट होने वाला है। उम्मीद है आपको रूढ़िवादिता की परंपरा समझ में आ गई होगी। और अगर आपको ये समझ में आई है और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे साझा भी करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।